गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो पिछली क्लास तक हमने कंडक्टर की सारी प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी और सबसे लास्ट में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग को भी पूरा स्टडी कर लिया था। तो देखो अब इस कंडक्टर वाले टॉपिक में कुछ कंडक्टिंग प्लेट पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो देखो कंडक्टिंग प्लेट को स्टडी करने में सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी कंडक्टिंग प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है वो देखते हैं, है ना। और हम देखते हैं कि इस कंडक्टिंग प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंडक्टिंग प्लेट के इलेक्ट्रिक फील्ड से किस टाइप से डिफरेंट होता है वो देखते हैं। हाँ बच्चों, चलो सबसे पहले हम नॉन कंडक्टिंग प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है वो देख लेते हैं। ठीक है, और तुम मान के चलना, है ना, मान के चलना कि अभी तक, है ना, अभी तक पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने जब जब किसी लार्ज प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है तो मान के चलना कि वो प्लेट नॉन कंडक्टिंग प्लेट ही थी, है ना। तो मान के चलना कि अभी तक पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने केवल नॉन कंडक्टिंग प्लेट को ही कंसीडर किया था, ठीक है ना। तो चलो मान लेते हैं, है ना। तो मान लेते हैं कि लार्ज एरिया की कोई नॉन कंडक्टिंग प्लेट है। जैसे मान लेते हैं कि लार्ज एरिया की कोई सॉलिड प्लास्टिक की प्लेट है ना। और ये भी मैंने तुमको पहले बताया था कि जो प्लेट होती है उसका 3D डायग्राम तो ऐसा होता है, लेकिन बताओ सामने से देखेंगे तो प्लेट का केवल इतना ही पार्ट दिखेगा जो कि दिखने में ऐसा होगा ना। तो पहले ही बताया था कि लार्ज प्लेट का 3D डायग्राम तो ऐसा होता है, लेकिन सामने से देखने पर इसका फ्रंट व्यू इस टाइप का होता है। तो अपनी बुक्स में यही व्यू बताया होता है, ठीक है ना। तो ये मान लेते हैं कि इस बार लार्ज एरिया की कोई नॉन कंडक्टिंग प्लेट है। चलो इस प्लेट को चार्ज प्लस क्यों दिया, और इस प्लेट का एरिया ए है। जो भी चार्ज है इसके पूरे सरफेस एरिया में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। और ये भी हमको पता है ना, ये भी पता है कि इस बार प्लास्टिक या नॉन कंडक्टिंग प्लेट है, इससे इस बार जो भी चार्ज होगा वो मटेरियल के अंदर रह सकता है। चलो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी भी देख लेते हैं। तो हमको अच्छे पता है कि इस प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी। प्लेट का चार्ज पर यूनिट एरिया, तो प्लेट का चार्ज क्यू अपन प्लेट का एरिया ए, ये इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गई। तो बस हमको देखना है कि इस लार्ज एरिया की नॉन कंडक्टिंग प्लेट या नॉन कंडक्टिंग शीट के कारण आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो देखना है। तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो ये पहले ही पढ़ चुके हैं कि लार्ज एरिया की कोई नॉन कंडक्टिंग प्लेट हो या कोई लार्ज एरिया की चार्ज शीट हो तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड दूर भगाने वाला होता है, और लार्ज एरिया की प्लेट या शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। इसमें हम चाहें तो सिग्मा का ऑपरेशन भी कर सकते हैं। तो हमको अच्छे पता है कि सिग्मा इस प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको प्लेट का चार्ज अपन प्लेट का एरिया भी बोल सकते हैं। तो बताओ लार्ज प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू की फॉर्म में कितना आ गया, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो मान के चलना कि पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक में अभी तक हमने नॉन कंडक्टिंग प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है जो कि सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। या सिग्मा का ऑपरेशन करके लिखें तो इसको क्यू बाय 2 ए एप्सिलॉन नॉट ये बोल सकते हैं। तो देखो अभी तो हमने नॉन कंडक्टिंग प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखा, लेकिन अब हम देखते हैं कि लार्ज एरिया की कोई कंडक्टिंग प्लेट या कोई मेटेलिक प्लेट हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो देखते हैं। हाँ बच्चों, अभी हमने नॉन कंडक्टिंग प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था, लेकिन अब हम किसी कंडक्टिंग प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं, है ना। तो चलो इस बार मान लेते हैं कि लार्ज एरिया की कोई कंडक्टिंग प्लेट है, मतलब कोई मेटेलिक प्लेट है। जैसे मान लेते हैं कि लार्ज एरिया की कोई कॉपर की प्लेट है ना। ये तो वही इस बार लार्ज एरिया की कोई मेटेलिक या कंडक्टिंग प्लेट है। चलो इसको चार्ज क्यू दिया है और इसका एरिया ए है। तो इस कंडक्टिंग प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो देखना है। ये तो देखो, है ना। तो एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी में, है ना, कंडक्टर की प्रॉपर्टी में तुमको चमका कर बताया था कि कंडक्टर में कोई भी एक्सेस चार्ज इस मेटल के अंदर नहीं रह सकता। जितना भी चार्ज देंगे वो भाग करके सरफेस पर आ जाएगा। फिर तुम खुद बताओ
कि इस कंडक्टिंग प्लेट को हमने प्लस क्यू चार्ज दिया है, लेकिन हमको पता है कि मेटल में जो भी चार्ज है वो मेटल के अंदर तो रह ही नहीं सकता, जितना भी चार्ज देंगे वो भाग करके सरफेस पर आ जाएगा। तो बताओ, कंडक्टर को तुम जितना भी चार्ज दोगे वो भाग करके सरफेस पर आ जाएगा। ठीक, तुम खुद बताओ कि इसमें एक तो प्लेट की आगे वाली सरफेस होगी और एक पीछे वाली सरफेस होगी, और तुम बताओ कि प्लेट बिल्कुल आइसोलेटेड है, मतलब इसकी आगे वाली सरफेस और पीछे वाली सरफेस बिल्कुल सिमेट्रिकल होगी। तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि इस कंडक्टिंग प्लेट को जितना भी चार्ज दोगे उसमें आधा चार्ज, मतलब Q/2 चार्ज तो आगे वाली सरफेस पर चला जाएगा, और बचा हुआ आधा चार्ज Q/2 पीछे वाली सरफेस पर चला जाएगा, है ना? तो बस ये डिफरेंस है यार, है ना? ध्यान रखना कि कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग में यही मेन डिफरेंस है कि बताओ, नॉन कंडक्टिंग प्लेट में तो जो भी चार्ज है वो मटेरियल के अंदर रह सकता था, लेकिन कंडक्टिंग प्लेट में थोड़ा सा भी चार्ज इस मेटल के अंदर नहीं रह सकता। जितना भी एक्सेस चार्ज देंगे वो भाग करके सरफेस पर आ जाएगा, और इसकी आगे वाली और पीछे वाली ऐसी दो सरफेस हैं, दोनों सिमेट्रिकल है, इसलिए जितना भी चार्ज देंगे उसमें आधा चार्ज, मतलब Q/2 आगे वाली सरफेस पर चला जाएगा, और बचा हुआ आधा Q/2 पीछे वाली सरफेस पर चला जाएगा। तो इससे हम, है ना, इससे हम कंफर्म बोल सकते हैं कि बताओ, जो कंडक्टिंग प्लेट है उसमें चार्ज की एक लेयर नहीं होगी, दो लेयर, मतलब दो परतें होंगी, है, तो ये बोल सकते हैं कि जो कंडक्टिंग प्लेट है उसमें चार्ज की दो परतें होंगी। बता, एक तो आगे वाली परत मतलब आगे वाली लेयर, और एक पीछे वाली परत मतलब पीछे वाली लेयर। ठीक है, तो ये इंटरेस्टिंग चीज है यार, ठीक है ना? तो इंटरेस्टिंग चीज ये कि जो कंडक्टिंग प्लेट है उसमें चार्ज भागकर सरफेस पर आ जाएगा, तो कंडक्टिंग प्लेट में चार्ज की दो लेयर मतलब दो परतें होंगी। एक तो बताओ आगे वाली परत होगी, इसकी भी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, चार्ज ओपन एरिया, तो आगे वाली जो परत है उसका चार्ज Q/2 ओपन एरिया ए। हाँ, और ऐसे बताओ, जो पीछे वाली लेयर होगी या पीछे वाली परत होगी उसकी भी सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज ओपन एरिया, तो चार्ज Q/2 ओपन ए। बस एक ही मेन चीज है कि नॉन कंडक्टिंग में एक ही लेयर थी, लेकिन कंडक्टिंग में चार्जेस की दो लेयर्स होंगी। बस अब हमको देखना है कि इस कंडक्टिंग प्लेट के कारण r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो देखना है। मैंने अभी बताया था कि जो कंडक्टिंग प्लेट है उसमें चार्ज की दो परतें होंगी। बस r डिस्टेंस पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है आगे वाली परत के कारण भी होगा और पीछे वाली परत के कारण भी। चलो पहले आगे वाली परत मतलब आगे वाली लेयर के कारण देखते हैं। तो तुम बताओ कि जो आगे वाली लेयर है वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो इस लेयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड दूर भगाने वाला होगा। और हमको अच्छे पता है कि एक लेयर के कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिंदास σ/2 एप्सिलॉन नॉट ही होता है। और ऐसे बताओ, जो पीछे वाली लेयर है वो भी पॉजिटिवली चार्ज है, तो उसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड दूर भगाने वाला, और इस लेयर के कारण भी σ/2 एप्सिलॉन नॉट उतना ही होगा। तो बस तुम देखते ही बताओ कि इस आगे वाली परत के कारण भी दूर भगाने वाला और पीछे वाली परत के कारण भी दूर भगाने वाला, तो होता है दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में मतलब जुड़ जाएंगे। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में तो जुड़ जाएंगे, तो बस बोल सकते हैं कि अगर कोई कंडक्टिंग प्लेट हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों परतों के कारण होगा, है ना? तो बताओ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, σ/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस σ/2 एप्सिलॉन नॉट। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 2 σ/2 एप्सिलॉन नॉट, या इसको σ/ε0 ऐसा लिखते हैं। है, तो ध्यान रखना कि अपनी बुक में तो यही दिया होता है ना? ध्यान रखना कि अपनी इंडियन बुक में तो यही दिया होता है कि किसी नॉन कंडक्टिंग प्लेट के कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड σ/2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन किसी कंडक्टिंग प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड σ/ε0 ये दिया होता है। हाँ बच्चों, ठीक है, तो मैंने भी मूर्खों टाइप से लिख दिया है कि नॉन कंडक्टिंग के कारण σ/2 एप्सिलॉन और कंडक्टिंग प्लेट के कारण σ/ε0। लेकिन, है ना, लेकिन मैं तुमको क्लियरली बता रहा हूँ कि कंडक्टिंग प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड σ/ε0 है, ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग फॉर्मूला है ना? ध्यान रखना कि इससे तो ये इल्यूजन आ रहा है ना? ध्यान रखना इस फॉर्मूले से तो ये भ्रम हो रहा है कि नॉन कंडक्टिंग प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है और कंडक्टिंग प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डबल होता है ना? यही दिख रहा है कि नॉन कंडक्टिंग के कारण σ/2 एप्सिलॉन नॉट और कंडक्टिंग के कारण σ/ε0 है। तो इस फॉर्मूले से तो हमको ये भ्रम हो रहा है, मतलब ये इल्यूजन आ रहा है कि नॉन कंडक्टिंग प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है और कंडक्टिंग प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है, ऐसा इल्यूजन आ रहा है देखना। लेकिन ध्यान रखना कि ये जो है वो आंखों का धोखा है ना? ध्यान रखना
कि अगर इस सिग्मा का ऑपरेशन करोगे तो तुमको सत्य का एहसास हो जाएगा, ठीक ना। जैसे इसमें सिग्मा का ऑपरेशन करें तो तुम बताओ कि नॉन कंडक्टिंग प्लेट में तो सिग्मा क्या होगा, चार्ज ओपन एरिया मतलब क्यू बाय। तो नॉन कंडक्टिंग प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का असली फॉर्मूला क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ये हो गया। और अब कंडक्टिंग प्लेट में सिग्मा का ऑपरेशन करते हैं तो मैंने अभी बताया था कि कंडक्टिंग प्लेट में चार्ज की 2 लेयर होती हैं, तो हर लेयर की सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, उस लेयर का चार्ज क्यू बाय 2 अपन ए। तो ध्यान रखना कि कंडक्टिंग प्लेट में 2 लेयर होती हैं और उसमें हर एक लेयर की सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यू बाय 2a होती है। और बताओ सिग्मा की जगह अगर क्यू बाय 2a रखें तो तब कंडक्टिंग प्लेट के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड अल्टीमेटली क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हो ही आ रहा है ना। नॉन कंडक्टिंग के कारण भी वही और कंडक्टिंग के कारण भी वही, है ना। और देखो ये तो लॉजिकली जस्टिफाइड है यार, लॉजिकली जस्टिफाइड है। तुमको भी बताओ कि कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग, है ना, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग प्लेट हो, दोनों को चार्ज भी सेम दे और दोनों का एरिया भी सेम हो, तो दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगा, है ना। कॉमन सेंस से बोल सकते हैं, है ना, कि कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग प्लेट हो, अगर दोनों को चार्ज सेम दें, दोनों का एरिया सेम हो, तो दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगा। और ध्यान रखना कि सिग्मा का अगर ऑपरेशन करके क्यू की फॉर्म में लिखें तो सत्य का एहसास हो जाएगा कि दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आ रहा है, देखना। तो ध्यान रखना कि आगे बिल्कुल फीलिंग के टाइप से ध्यान रखना। एक नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग प्लेट हो, दोनों को चार्ज सेम दें, दोनों का एरिया भी सेम हो, तो दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम आएगा। इस फॉर्मूले से इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट दिख सकता है, लेकिन सिग्मा का ऑपरेशन करके अगर क्यू में कन्वर्ट करें तो पता चलेगा कि चार्ज सेम, एरिया सेम, तो कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होता है। अब देखो, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। हाँ बच्चों, फिर ध्यान रखना कि अभी तो कंडक्टिंग प्लेट की पूरी रामायण बता दी, लेकिन अब इसमें फाइनल चीज बोल रहा हूँ, है ना। तो अब तुम, सॉरी, अब तुम अच्छे ध्यान रखना कि अब कभी भी हमको कंडक्टिंग प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो इस धोखेबाज फॉर्मूला सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट का यूज नहीं करेंगे। कंफ्यूजिंग है ना। बस तुम मान के चलना कि सॉरी, तो मान के चलना कि अब अगर कंडक्टिंग प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो इस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट वाले फॉर्मूले का यूज हम नहीं करेंगे। बस तो मान के चलना कि अब अगर कंडक्टिंग प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो सबसे स्मार्ट तरीका ये कि उसकी आगे वाली लेयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अलग देखेंगे और पीछे वाली लेयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अलग देखेंगे। और बताओ हर एक लेयर के कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिंदास सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट यही होगा, है ना। इस वाले फॉर्मूले का हम कहीं भी यूज नहीं करेंगे। बुक में दिया होता है, इससे मुझे भी मूर्खों टाइप से बताना पड़ा। हाँ बच्चों, अभी हमने लार्ज कंडक्टिंग प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना देख लिया और हमको अच्छे पता है कि कभी भी लार्ज कंडक्टिंग प्लेट के कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो उसके लिए सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट वाला धोखेबाज फॉर्मूला हम कभी भी यूज नहीं करेंगे। तो मैंने बताया था कि लार्ज कंडक्टिंग प्लेट के कारण कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना तो बस सबसे स्मार्ट वही तरीका कि इसकी आगे वाली लेयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अलग देखेंगे और पीछे वाली लेयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अलग देखेंगे। और हमको अच्छे पता है कि एक लेयर या एक परत के कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिंदास सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ही होता है। तो ये हम देख चुके थे अभी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं यार, है ना। तो ध्यान रखना तुम, है ना, ध्यान रखना कि अभी जो हमने केस लिया था उसमें तो ये कंडक्टिंग प्लेट बिल्कुल आइसोलेटेड रखी थी, इससे आगे और पीछे वाली सरफेस सिमेट्रिकल थी। इसलिए जितना भी चार्ज देते थे उसमें आधा चार्ज आगे वाली सरफेस पर और आधा चार्ज पीछे वाली सरफेस पर जाता था। लेकिन ध्यान रखना कि अब कई बार इसमें, है ना, अब इसमें कई बार ऐसे क्वेश्चन होते हैं, इसमें बहुत सारी चार्ज प्लेट पैरेलल रखी होती है और काफी पास पास रखी होती है ना। और हम कॉमन सेंस से बोल सकते हैं कि बहुत सारी चार्ज प्लेट पास पास रखी हो, तो बताओ अब ये आगे और पीछे वाली सरफेस सिमेट्रिकल नहीं होगी तो अब दोनों पर आधा आधा चार्ज नहीं आएगा, अलग अलग आएगा, है ना। तो वही हम देखते हैं, है ना, हम देखते हैं कि लार्ज एरिया की कंडक्टिंग प्लेट को पैरेलल रखें और बहुत पास पास रखें तो हर एक सरफेस पर कितना कितना चार्ज आएगा वो देख। हाँ बच्चों, ये तो इसका एक कॉमन टाइप का एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखना। तो देखो इस बार भी, है ना, इस बार भी हमको दे रखा है कि बहुत लार्ज एरिया की कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, इनको पैरेलल रखा और काफी पास पास रखा है। और देखो यहाँ भी मुझे, है ना,
यहाँ भी मुझे बोलने की जरूरत नहीं कि बताओ लार्ज एरिया की जो प्लेट होती है उसका 3D डायग्राम तो ऐसा होता है, लेकिन सामने से देखने पर प्लेट का केवल इतना सा ही पार्ट दिखता है। ये तो क्वेश्चन में हमको सामने से देखने पर व्यू बता रखा है, तो हमको होता है कि सामने से देखने पर हमको प्लेट का केवल इतना सा ही पार्ट दिखेगा जो चित्र में ऐसे बनाया होगा, ठीक है। वो हमको दे रखा है कि लार्ज एरिया की कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, इनको पैरेलल रखा है और काफी पास-पास रखा है। चलो, ये वाली जो प्लेट है इसको हमने टोटल प्लस क्यू चार्ज दिया है और इस प्लेट को -2 क्यू चार्ज दिया है। बस हमको देखना है कि इनकी हर एक सरफेस पर कितना-कितना चार्ज आएगा वो देखना है। या तो हमको बिल्कुल फीलिंग से पता है। हमको फीलिंग से पता है कि प्लेट अगर आइसोलेटेड होती तब तो आगे और पीछे वाली सरफेस सिमेट्रिकल होती, आगे और पीछे वाली सरफेस पर आधा-आधा चार्ज जाता, लेकिन इस बार आइसोलेटेड नहीं है, पास में एक और चार्ज प्लेट रखी हुई है, इसलिए इस बार इसके दोनों सरफेस सिमेट्रिकल नहीं होंगे, आधा-आधा चार्ज नहीं जाएगा, ठीक है। तो बस हमको देखना है कि इस बार इसकी हर एक सरफेस पर कितना-कितना चार्ज जाएगा वो देखना है। चलो, इसको मैथमेटिकली करते हैं, ठीक है। चलो, पहले इस प्लेट से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इस प्लेट को टोटल प्लस क्यू चार्ज दिया है, यानी इस प्लेट पर टोटल प्लस क्यू चार्ज है। उसमें से मान लेते हैं कि आगे वाली सरफेस पर प्लस एक्स जा रहा है, तो ऑब्वियसली पीछे वाली सरफेस पर कितना जाएगा बचा कुचा क्यू माइनस एक्स। ये तो कह सकते हैं इस प्लेट का क्यू चार्ज है, उसमें से मान लेते हैं आगे वाली सरफेस पर एक्स जा रहा है, तो पीछे वाली सरफेस पर क्यू माइनस एक्स। अब चलो, तुम अपनी फीलिंग से बताओ कि बताओ इस सरफेस पर प्लस एक्स चार्ज है, तो इसकी सामने वाली सरफेस पर कितना इंड्यूस होगा माइनस एक्स, है ना। तो ध्यान रखना कि कोई बहुत स्मार्ट पर्सन हो, है ना, कोई स्मार्ट पर्सन जो फीलिंग से सोच सकता है कि इस वाली सरफेस पर प्लस एक्स चार्ज है, तो इसके सामने वाली सरफेस पर कितना इंड्यूस होगा माइनस एक्स इंड्यूस होगा। लेकिन चलो, ये पहली बार कर रहे हैं, इसलिए एक बार मूर्खों टाइप से इसको भी थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, है ना। तो हमको देखना है कि इस सरफेस पर अगर प्लस एक्स चार्ज हो, तो इसके सामने वाली इस सरफेस पर कितना इंड्यूस होगा वो देखना है ना। तो देखो, मैंने तुमको, है ना, मैंने तुमको चमका कर बताया था कि कभी भी इंड्यूस चार्ज की वैल्यू निकालनी है तो हम गॉस थ्योरम लगाते हैं। तो ध्यान रखना कि इस बार भी इस सरफेस पर इंड्यूस चार्ज की वैल्यू निकालनी है तो हम गॉस थ्योरम का यूज करेंगे, देखना। तो देखो, उसके लिए हम क्या करते हैं कि जानबूझ करके ऐसी सरफेस लेते हैं जो मेटल के अंदर से पास हो रही हो, है तो ऐसा करते हैं कि इस है ना, ऐसा करते हैं कि उसमें एक सरफेस, ऐसा करते हैं कि उसमें एक सरफेस ऐसी लेते हैं जो इस प्लेट के मेटल से पास हो रही है, दूसरी सरफेस ऐसी लेते हैं जो इस प्लेट के मेटल से पास हो रही है। और बताओ, इन दो सरफेस से डब्बा बंद नहीं होता है ना। तो देखो, डब्बे को बंद करने के लिए हम एक सरफेस ऐसी चूज करते हैं और एक सरफेस ऐसी चूज करते हैं, फिर समझ गए होंगे कि ऊपर भी ढक्कन लगा देते हैं और नीचे भी ढक्कन लगा देते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना अच्छे से, फिर अच्छे ध्यान रखना कि ये सामने वाली सरफेस पर इंड्यूस चार्ज कितना, उसके लिए गॉस थ्योरम लगाएंगे। तो उसके लिए सरफेस चूज करते हैं और ध्यान रखना इसमें हम जानबूझ करके ऐसी सरफेस चूज करते हैं जो इस प्लेट के मेटल के अंदर से पास हो रही है, इधर भी सरफेस प्लेट के मेटल के अंदर से पास हो रही है। और डब्बे को बंद करने के लिए दो सरफेस ऐसी लेते हैं, फिर एक सरफेस ऊपर और एक सरफेस नीचे लेते हैं, ठीक है। अब तुम स्मार्टली बताओ कि बताओ भाई डब्बा बंद हो गया ना, ये सबसे पहले देखते हैं कि क्लोज सरफेस से निकलने वाला टोटल फ्लक्स कितना होगा वो एक बार देखते हैं, ठीक है। बस तुम आराम से बताओ, तुम आराम से बताओ कि ये जो सरफेस है वो प्लेट के मेटल के अंदर से पास हो रही है, और हमको पता है कि मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल जीरो होता है। तो बताओ, ये सरफेस प्लेट के मेटल के अंदर से पास हो रही है और मेटल के अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो इस सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स भी जीरो होगा। वैसे ये प्लेट भी मेटल के अंदर से पास हो रही है, तो इस सरफेस के भी हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो फ्लक्स भी जीरो। अब इन दोनों सरफेस से फ्लक्स देखते हैं, तो तुम खुद बताओ, तुम खुद बताओ कि इन दोनों प्लेट्स, है ना, इन दोनों प्लेट्स के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो या तो इस डायरेक्शन में होगा या फिर इस डायरेक्शन में होगा। तो तुम खुद बताओ, है ना, कि दोनों प्लेटों के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो प्लेटों के परपेंडिकुलरली या तो आगे की ओर होगा या फिर पीछे की ओर। तो होता ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन दोनों सरफेस के तो बिल्कुल पैरेलल निकल जाएगा, काट ही नहीं पाएगा। तो इन दोनों सरफेस से भी फ्लक्स जीरो, और ऐसे ऊपर वाले ढक्कन और नीचे वाले ढक्कन से भी फ्लक्स जीरो। बस आराम से बताओ, इस बार इन दोनों सरफेस से भी फ्लक्स जीरो
और इन दोनों सरफेस से फ्लक्स जीरो, मतलब बोल सकते हैं कि हर एक सरफेस से फ्लक्स जीरो है। तो बताओ ये जो पूरी बंद डब्बा लिया है या पूरा क्लोज सरफेस लिया, उससे रिजल्टेंट फ्लक्स भी जीरो होगा। अब तुम बताओ कि गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग, है ना, गॉस थ्योरम से हम ये बोल सकते हैं कि इस बंद डब्बे या इस क्लोज सरफेस से निकलने वाला नेट फ्लक्स कितना होता है, क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अभी हम लॉजिकली चेक कर चुके हैं कि बताइए जो क्लोज डब्बा लिया है ना, उसकी हर एक सरफेस से फ्लक्स जीरो है, तो इस क्लोज डब्बे से निकलने वाला टोटल फ्लक्स भी जीरो होगा। और तुम बताओ कि इस क्लोज डब्बे से निकलने वाला टोटल फ्लक्स जीरो होगा, तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्यू इन भी जीरो होना चाहिए। और तुम बताओ कि इस सरफेस के अंदर प्रेजेंट क्यू इन जीरो होने के लिए इधर प्लस एक्स है, तो इधर कितना इंड्यूस होना चाहिए, बिल्कुल माइनस एक्स ही इंड्यूस होना चाहिए। है तो ध्यान रखना कि अभी तो मैंने, ध्यान रखना कि अभी तो मैंने बेवकूफ टाइप से पूरा एक्सप्लेन किया है ना, लेकिन ध्यान रखना कि आगे गधों टाइप से इतना सारा डिटेल में सोचने की जरूरत नहीं है ना, आगे फीलिंग से, है ना, आगे फीलिंग से ध्यान रखना कि प्लेट के इधर चार्ज अगर प्लस एक्स हो, तो सामने वाली सरफेस पर निश्चित माइनस एक्स इंड्यूस होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे तुम बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो या बिजली भी गिरा दो, फिर भी इधर प्लस एक्स है, तो उसके सामने वाली सरफेस पर निश्चित माइनस एक्स ही इंड्यूस होगा। हाँ बच्चों, ठीक है, तो कंसेप्ट देख लिया तो बस अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं ना, वही कि इस प्लेट को टोटल क्यू चार्ज दिया था, उसमें से इधर एक्स, तो बताओ इधर कितना जाएगा, क्यू माइनस एक्स। और अभी हम, है ना, अभी हम पढ़ चुके हैं कि गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग इस प्लेट पर प्लस एक्स चार्ज हो, तो उसके सामने वाली सरफेस पर निश्चित कितना इंड्यूस होगा, माइनस एक्स ही इंड्यूस होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। बस तुम आराम से बताओ, है ना, तुम आराम से बताओ कि इस प्लेट पर टोटल -2q चार्ज था, उसमें से अंदर वाली सरफेस पर -x है, तो तब बाहर वाली सरफेस पर कितना बचेगा, -2q माइनस माइनस एक्स। ये इसको सॉल्व करेंगे तो -2q प्लस एक्स, इतनी जोड़ बाकी आती होती है। ये तो चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं कि q में से इधर x तो इधर q माइनस एक्स, इधर प्लस एक्स है तो इधर निश्चित माइनस एक्स इंड्यूस होगा। अब इस पर टोटल चार्ज -2q है, उसमें से इस सरफेस पर माइनस एक्स है, तो बाहर वाली सरफेस पर कितना बचेगा, -2q माइनस माइनस एक्स, मतलब 2q प्लस एक्स इतना इंड्यूस होगा। बस अब हमको x की वैल्यू निकालनी है ना, तो हमको x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो x की वैल्यू निकालने का एक सिस्टमेटिक तरीका होता है, ठीक है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि प्लेट के अंदर, मतलब मेटल के अंदर कोई पॉइंट लेते हैं, तो तुम्हारी श्रद्धा हो तो इस मेटल के अंदर भी पॉइंट ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं। तो ध्यान रखना कि x की वैल्यू निकालने का ये मेथड होता है कि प्लेट के अंदर, मतलब मेटल के अंदर कोई पॉइंट लेते हैं, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं, और हमको पता है कि चूंकि ये पॉइंट मेटल के अंदर है, इस पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निश्चित जीरो होना चाहिए। ठीक है बच्चों, x की वैल्यू निकालने के लिए वही करते हैं कि सिंपली इस प्लेट के अंदर है, इस मेटल के अंदर कोई पॉइंट लेते हैं। बस तुम आराम से बताओ कि बताओ इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण होगा, चार्जेस की इन चारों परतों के कारण होगा। तुम खुद बताओ इस बार चार्जेस की ये चार परतें, मतलब चार लेयर्स है ना, बस बोल सकते हैं कि प्लेट के अंदर अगर कोई पॉइंट है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस की इन चारों परतों या चारों लेयर्स के कारण होगा, ठीक है। तो चलो पहले हम, है ना, पहले हम चार्ज की इस लेयर के कारण देखते हैं। चलो इसको पॉजिटिव लेयर मान लेते हैं, ठीक है ना। तुम बताओ कि ये जो लेयर है उसका चार्ज q माइनस एक्स है ना, तो इसको चलो पॉजिटिव लेयर मान लेते हैं। तो तुम बताओ कि इस लेयर के कारण यह इलेक्ट्रिक फील्ड दूर भगाने वाला होगा, है ना, कह सकते हैं। इसको हम पॉजिटिव लेयर मान ले, तो इस परत के कारण यह इलेक्ट्रिक फील्ड दूर भगाने वाला होगा, और परत के कारण कितना होता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा की जगह क्या लिखेंगे, q माइनस एक्स अपन ए बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो q माइनस एक्स बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इतना आ गया। तो बस प्लेट के अंदर कोई पॉइंट है, तो यहाँ इस वाली परत के कारण, पहली परत के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड दूर भगाने वाला q माइनस एक्स अपन 2 एप्सिलॉन नॉट इतना हो गया। तो उसके बाद बताओ, है ना, उसके बाद बताओ इन दोनों परतों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने की जरूरत ही नहीं है, तुम खुद बताओ, है, तुम खुद बताओ कि इस परत पर जितना पॉजिटिव चार्ज है, इस परत पर उतना ही नेगेटिव चार्ज है। तो बताओ इस पॉजिटिव लेयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जितना दूर भगाने वाला, इस नेगेटिव लेयर के कारण उतना ही पास बुलाने वाला, या कम होगा, उतना ही होगा। तुम खुद बताओ कि ये
है ना? तुम खुद बताओ कि बहुत लार्ज एरिया की लेयर है और चमका कर बताया था कि लार्ज एरिया की जो लेयर है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है। तो बस हम बिंदास बोल सकते हैं कि इस परत पर जितना पॉजिटिव, इस परत पर उतना ही नेगेटिव चार्ज है। तो इस पॉजिटिव लेयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जितना दूर भगाने वाला, नेगेटिव लेयर के कारण उतना ही पास बुलाने वाला। तो ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इनको तो कंसिडर करने की जरूरत है ही नहीं। और चलो बची है चौथी लेयर। तो चलो आसानी के लिए इस चौथी लेयर को भी पॉजिटिव मान लेते हैं। तो तुम बताओ कि इस चौथी लेयर के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड दूर भगाने वाला होगा, है ना? वही कि चौथी लेयर को भी आसानी के लिए पॉजिटिव मान लेते हैं। तो इस चौथी लेयर के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड दूर भगाने वाला होगा। और कितना होगा? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा की जगह -2q प्लस एक्स अपन ए बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इतना होगा, है ना? बस सिंपल तरीका है कि सिंपली प्लेट के अंदर या मेटल के अंदर कोई पॉइंट देख लिया। समझो, ठीक है? सिंपली प्लेट के अंदर या मेटल के अंदर कोई पॉइंट ले लिया, बस यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड चारों लेयर्स के कारण होगा। तो क्लियरली बोल सकते हैं कि इस लेयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड दूर भगाने वाला सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों लेयर के कारण लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इन दोनों लेयर का तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो जाएगा। और लास्ट इस लेयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड दूर भगाने वाला और सिग्मा मतलब -2q प्लस एक्स अपन 2 एप्सिलॉन नॉट ये हो गया। अब चलो तुम आराम से बताओ, तुम आराम से बताओ कि बताओ ये जो पॉइंट है कि तुम देखते हुए बताओ कि ये जो पॉइंट है वो मेटल के अंदर वाला पॉइंट है, और हमको पता है कि मेटल के अंदर वाले पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना ही चाहिए। तो ये पॉइंट मेटल के अंदर सिलेक्ट किया है ना, और बताओ मेटल के अंदर वाले पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निश्चित रूप से 0 होना चाहिए। और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने के लिए ये आगे वाला और पीछे वाला इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में कैंसिल होने चाहिए, मतलब बराबर होने चाहिए। तो तुम बताओ कि आगे वाला, है ना, वही ये आगे वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बताओ? q माइनस एक्स ओपन 2 एप्सिलॉन नॉट। और बताओ लास्ट चौथी परत के कारण पीछे वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? -2q प्लस एक्स ओपन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बस कह सकते हैं ये पॉइंट मेटल के अंदर है, या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए। तो उसके लिए आगे वाला और पीछे वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल होना चाहिए, उसके लिए बराबर होना चाहिए, दोनों को बराबर कर देंगे। तो तब सॉल्व करेंगे तो 2 एप्सिलॉन नॉट से 2 एप्सिलॉन नॉट कैंसिल। तो अपने पास कितना आ जाएगा? q माइनस एक्स इक्वल टू -2q प्लस एक्स। मतलब इससे हम बोल सकते हैं कि इस बार एक्सट्रीम लेफ्ट सरफेस और एक्सट्रीम राइट सरफेस पर चार्ज सेम होना चाहिए। वो तो अंडरस्टूड ही है, तो कॉमन सेंस ही है कि बताओ इन दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपस में कैंसिल हो ही गए ना, इन दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपस में कैंसिल हो गए, मतलब कट पर है। तो बताओ ये जो अंदर वाला पॉइंट है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण होगा? केवल पहली परत और चौथी परत के कारण ही होगा। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने के लिए पहली परत और चौथी परत के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होने चाहिए। तो उसके लिए पहली परत और चौथी परत पर चार्जेस भी सेम होने चाहिए। आगे इसको सॉल्व कर लेना। तो बताओ इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2x इक्वल टू 3q। तो x इक्वल टू कितना आ गया? 3q बाई 2। ये x की वैल्यू आ गई। बस x की वैल्यू रख करके हम हर एक परत का चार्ज भी देख सकते हैं, ठीक है? जैसे बताओ x इक्वल 3q बाई 2 आ गया, तो बताओ इस लेयर पर कितना चार्ज होगा? प्लस x की जगह हम 3q बाई 2 लिख सकते हैं। इस लेयर पर कितना चार्ज होगा? q माइनस एक्स। तो q माइनस 3q बाई 2 करेंगे तो -q बाई 2। फिर इधर माइनस एक्स, तो माइनस और x की जगह 3q बाई 2। और इधर -2q प्लस एक्स, तो -2q प्लस x की जगह 3q बाई 2। तो ये -q बाई 2 ये आ गया। तो इस तरह से हमने हर एक सरफेस पर कितना कितना चार्ज हो जाएगा वो निकाली। हाँ बच्चों, अभी तो चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पूरा डिटेल में सोचा, लेकिन ध्यान रखना कि अब अगर एक क्वेश्चन आ गया तो गधों टाइप से इतना सारा डिटेल करने की जरूरत नहीं। अब हम इसको चालाकी से या जुगाड़ से कर सकते हैं ना। तो चलो फीलिंग से बताओ तुम, है ना, फीलिंग से बताओ कि मेटल के अंदर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने के लिए एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट का इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में कैंसिल होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में कैंसिल होने के लिए एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट सरफेस का चार्ज भी बराबर होना चाहिए। तो बस ध्यान रखना कि अब अगर इसको सॉल्व करना हो तो यही स्मार्ट तरीका कि पहले चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन मान लेंगे और x की वैल्यू निकालने के लिए पूरा डिटेल नहीं करेंगे। x की वैल्यू निकालने के लिए बस एक ही तरीका,
तो बताओ x की वैल्यू निकालने के लिए सिंपली एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट सरफेस के चार्ज को बराबर कर देंगे। तो देखो सेम वही क्वेश्चन ले रहा हूं, लेकिन अब हम अपने शॉर्टकट से करेंगे, चालाकी से करेंगे, है ना। सेम वही क्वेश्चन ले रहा हूँ कि लार्ज एरिया की कंडक्टिंग प्लेट है, पैरेलल रखी है और काफी पास पास रखी है। इसको प्लस क्यू और इसको माइनस 2q चार्ज दिया है। अब हर एक सरफेस पर कितना कितना चार्ज आएगा वो देखना है। और इस बार हम गधों टाइप से डिटेल में नहीं, अब हम बिल्कुल जुगाड़ से चालाकी से ही करेंगे। ये तो बस वही तरीका कि पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मान लेंगे और x की वैल्यू के लिए सिंपली एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट के चार्ज को बराबर कर देंगे। स्टार्ट करते हैं, पहले इधर से स्टार्ट करते हैं। तो इस प्लेट को टोटल प्लस क्यू चार्ज दिया है, उसमें से मान लेते हैं कि इस सरफेस पर x गया है, तो यहाँ कितना जाएगा, बचा कुचा q माइनस एक्स। उसके बाद ये भी हमको पता है कि इस सरफेस पर प्लस एक्स चार्ज है, तो इसके सामने वाली सरफेस पर निश्चित माइनस एक्स इंड्यूस होगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो, ठीक है। अब तुम बताओ कि इस प्लेट को टोटल -2q चार्ज दिया है, उसमें से इस सरफेस पर माइनस एक्स है, तो इस सरफेस पर कितना आएगा, बचा कुचा मतलब -2q माइनस एक्स, मतलब कितना आ जाएगा, -2q प्लस एक्स, है ना। तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मान लिया और बस x की वैल्यू निकालनी है ना। बस x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट के चार्ज को बराबर कर देंगे। फिर वही x की वैल्यू के लिए सिंपली एक्सट्रीम लेफ्ट सरफेस और एक्सट्रीम राइट सरफेस के चार्ज को बराबर कर देंगे। तो बताओ एक्सट्रीम लेफ्ट सरफेस पर चार्ज कितना है, q माइनस एक्स, और एक्सट्रीम राइट सरफेस पर कितना है, -2q प्लस एक्स। इसको बराबर करोगे तो अपने पास x इक्वल टू 3q/2 डायरेक्ट आ गया, और x की वैल्यू आ गई। तो हर एक सरफेस पर चार्ज देख सकते हैं। इस सरफेस पर चार्ज x बोले तो 3q/2, इस पे q माइनस एक्स, तो q माइनस 3q/2 मतलब -q/2। इस पर माइनस एक्स, तो माइनस एक्स की जगह 3q/2, और इस पर -2q प्लस एक्स, तो -2q प्लस एक्स की जगह 3/2, तो ये -q/2 इजीली आ जाएगा। अब डायरेक्ट इस शॉर्टकट से करेंगे, है ना। अब चलो आगे बढ़ रहा हूँ, एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। तो अभी मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए शॉर्टकट बताया कि सिंपली एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट सरफेस पर चार्ज को बराबर कर देंगे, है ना। ये जो शॉर्टकट है वो दो प्लेट के लिए भी लग जाती है, या पैरेलल पास पास हम 3-3 प्लेट लगाएं, 4 प्लेट लगाएं तब भी लग जाती है। बस इस, है ना, इस शॉर्टकट में बस एक ही ध्यान रखना, है ना, एक ही चीज ध्यान रखना कि अगर बहुत सारी प्लेट, है ना, बहुत सारी प्लेट पास पास हटा करके पैरेलल रखी हो तभी ये मेथड लगा सकते हैं। बाकी ध्यान रखना कि कई बार ऐसा करते हैं कि प्लेट तो पैरेलल रखी होती है, लेकिन बाहर से कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा देते हैं। और ध्यान रखना कि अगर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए तो फिर ये मेथड वैलिड नहीं है, तब हमको बिल्कुल डिटेल तरीके से ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखना कि अगर बस प्लेट को पास पास पैरेलल रखा ही हो, कोई बाहर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया हो, तभी बिंदास जुगाड़ लगा सकते हैं कि एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट सरफेस के चार्ज को बराबर कर देंगे। हाँ बच्चों, अब अगला क्वेश्चन मैं तुमको दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। तो देखो इस बार भी हमको दे रखा है कि लार्ज एरिया की कंडक्टिंग प्लेट्स हैं जिनको पैरेलल रखा और काफी पास पास रखा है। इस प्लेट को हमने +50 माइक्रोकूलम चार्ज दिया है, इसको -20 माइक्रोकूलम चार्ज दिया है, लेकिन बीट वाली प्लेट ओवरऑल न्यूट्रल है, मतलब अनचार्ज है, मतलब इस पर रिजल्टेंट चार्ज 0 है। बस हमको देखना है कि इस बार भी हर एक सरफेस पर कितना कितना चार्ज आएगा वो देखना है। फिर तो चलो 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो और उसको ट्राई करो। हाँ बच्चों, इसको करते हैं। ये तो देखो कोई स्मार्ट पर्सन है ना, कोई स्मार्ट पर्सन हो तो शक्ल देखते ही पता चल जाएगा कि कंडक्टिंग प्लेट को बस पास पास पैरेलल रखा ही है। बाकी इस पूरे सिस्टम पर बाहर से कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया है, मतलब लाइसेंस मिल गया। यहाँ भी अपने ये जुगाड़ वाला मेथड लगा सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं तो बस वही करेंगे कि पहले चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन मान लेंगे और x की वैल्यू के लिए सिंपली एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट सरफेस के चार्ज को बराबर कर देंगे। स्टार्ट करते हैं, चलो इस प्लेट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो इस प्लेट को, है ना, इस प्लेट को टोटल क्या बोल रहा हूँ, सॉरी, इस प्लेट को टोटल +50 माइक्रोकूलम चार्ज दिया था। तो मान लेते हैं कि उसमें से आगे वाली सरफेस पर x जा रहा है। तो तुम बताओ कि 50 माइक्रोकूलम चार्ज दिया था ना, उसमें से आगे वाली सरफेस पर x जा रहा है, तो पीछे कितना बचेगा, 50 माइक्रोकूलम माइनस x इतना बचेगा। उसके बाद तुम कॉन्फिडेंटली बताओ
कि बताओ इस सरफेस पर प्लस एक्स चार्ज है तो इसके सामने वाली सरफेस पर कितना इंड्यूस होगा, निश्चित माइनस एक्स इंड्यूस होगा। चाहे तुम बिजली भी गिरा दो फिर भी इसको तो भगवान भी चेंज नहीं कर सकता है। अब चलो तुम बताओ कि ये प्लेट ओवरऑल न्यूट्रल है, मतलब इस पर रिजल्टेंट चार्ज 0 है, उसमें से पीछे वाली सरफेस पर प्लस एक्स गया है, तो आगे वाली सरफेस पर कितना बचेगा, प्लस एक्स बचेगा, है ना, वही कि 0 है, उसमें से इधर माइनस एक्स है तो इधर कितना बचेगा, 0 माइनस माइनस एक्स मतलब प्लस एक्स। चलो और आगे बढ़ते हैं। तो बताओ इस सरफेस पर प्लस एक्स चार्ज है तो इसके सामने वाली सरफेस पर कितना इंड्यूस होगा, निश्चित रूप से माइनस एक्स ही इंड्यूस होगा। अब बताओ इस प्लेट का, यानी इस प्लेट को टोटल -20 माइक्रोकूलम चार्ज मिला हुआ है, उसमें से इस सरफेस पर माइनस एक्स जा रहा है, तो बाहर वाली सरफेस पे कितना जाएगा, बचा कुचा, मतलब -20 माइनस माइनस एक्स मतलब है -20 प्लस एक्स, है ना, वही की इस प्लेट को के पास टोटल -20 माइक्रोकूलम है, उसमें से इधर माइनस एक्स है तो इधर कितना जाएगा, बचा हुआ -20 प्लस एक्स जाएगा। बस बताओ हर एक सरफेस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन मान लिया, और अब एक्स की वैल्यू निकालनी है तो बस आराम से बताओ कि एक्स की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली एक्सट्रीम लेफ्ट सरफेस और एक्सट्रीम राइट सरफेस के चार्ज को बराबर कर देंगे। तो एक्सट्रीम लेफ्ट सरफेस पर चार्ज कितना है बताओ, 50 माइक्रो माइनस एक्स, और एक्सट्रीम राइट सरफेस पर चार्ज कितना है, -2 माइक्रो प्लस एक्स। इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व कर लोगे तो 2x इक्वल टू 70, तो x इक्वल टू 35 माइक्रोकूलम, x की वैल्यू इतनी आ गई। बस x की वैल्यू रख दोगे तो हर एक सरफेस पर चार्ज आ जाएगा ना। इस सरफेस पर चार्ज प्लस x है तो प्लस 35 माइक्रोकूलम, इधर 50 माइनस एक्स तो 50 माइनस 35 मतलब प्लस 15 माइक्रोकूलम, इधर माइनस एक्स तो माइनस 35 माइक्रोकूलम, इधर प्लस एक्स तो प्लस 35 माइक्रोकूलम, इधर माइनस एक्स है तो माइनस 35 माइक्रोकूलम, और इधर -20 प्लस एक्स तो -20 प्लस एक्स की जगह 35 तो ये प्लस 15 माइक्रोकूलम। इस टाइप से हर एक सरफेस पर चार्ज निकाल लिया। लेकिन तुम सोच के बताओ, है ना, कि बताओ अभी तो सारी प्लेट को जस्ट पैरेलल रखा ही है, बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा है, इससे जुगाड़ काम कर जाएगा। लेकिन बताओ इसी क्वेश्चन में, है ना, सोच के बताओ कि इसी क्वेश्चन में बाहर से कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई लगाया होता तो ये जुगाड़ काम करता क्या, नहीं करता, तब हमको बेसिक से ही करना पड़ता। लेकिन अभी बाहर से कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा रखा तो इसमें अपना जुगाड़ बिंदास काम कर जाएगा। हाँ बच्चों, इसका एक और छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, इस बार मान लेते हैं कि कंडक्टिंग मेटल की लार्ज प्लेट है ना, कंडक्टिंग मेटल की लार्ज प्लेट है, इन दोनों को पैरेलल रखा है और काफी पास पास रखा है। और चलो इस बार ऐसा करते हैं कि एक प्लेट को प्लस क्यू और दूसरी प्लेट को उतना ही नेगेटिव मतलब माइनस क्यू देते हैं। और आगे तुम पढ़ोगे कि लार्ज एरिया की कंडक्टिंग प्लेट को पैरेलल पास पास रखें और एक को जितना पॉजिटिव दूसरे को उतना ही नेगेटिव चार्ज दें। तो ये जो सिस्टम बनता है उसको आगे हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलेंगे। तो हमको देखना है कि इस बार हर एक सरफेस पर चार्ज कितना कितना होगा वो देखना है। आराम से बताओ, इस बार भी बाहर से कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मतलब यहाँ भी अपना जुगाड़ काम कर जाएगा। चलो पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मानते हैं। फिर तुम बताओ कि इस प्लेट पर टोटल प्लस क्यू चार्ज है, उसमें से मान लेते हैं कि इधर एक्स जा रहा है तो इधर कितना जाएगा, बचा कुचा क्यू माइनस एक्स, इधर एक्स है तो इधर निश्चित माइनस एक्स इंड्यूस होगा। इस प्लेट पर टोटल माइनस क्यू चार्ज है, उसमें से इधर माइनस एक्स है तो इधर कितना बचेगा, माइनस क्यू माइनस माइनस एक्स, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस क्यू प्लस एक्स। और बताओ एक्स की वैल्यू के लिए वही एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट के चार्ज को बराबर कर देंगे। तो एक्सट्रीम लेफ्ट सरफेस पे चार्ज क्यू माइनस एक्स और एक्सट्रीम राइट सरफेस पर माइनस क्यू प्लस एक्स, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो तुम्हारे पास x इक्वल टू क्यू आएगा। तो बताओ इस सरफेस पर कितना चार्ज आएगा, प्लस एक्स मतलब प्लस क्यू, इधर q माइनस एक्स तो q माइनस एक्स की वैल्यू q रखेंगे तो 0, इधर माइनस एक्स मतलब माइनस क्यू, और इधर माइनस क्यू प्लस एक्स तो माइनस क्यू प्लस एक्स की जगह q रखेंगे तो 0। तो बताओ इससे हम बोल सकते हैं कि एक प्लेट को अगर जितना पॉजिटिव दूसरी प्लेट को उतना ही नेगेटिव चार्ज दें तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी अंदर वाली सरफेस पर रहेगा, जो सारा का सारा नेगेटिव चार्ज है वो भी अंदर वाली सरफेस पर रहेगा, बाकी बाहर वाली सरफेस पर बिल्कुल 0 0 चार्ज होगा। और देखो कोई आर्ट्स का बच्चा हो तो इसको थोड़ा सा
फीलिंग से भी सोच सकता है कि तुम खुद बताओ कि इस बार एक प्लेट को जितना पॉजिटिव दूसरी प्लेट को उतना ही नेगेटिव चार्ज दिया, तो हमको पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज तो एक दूसरे से प्रेम करते हैं, मतलब अट्रैक्ट होते हैं, है ना भाई? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो वो जितना हो सके उतना पास रहना चाहेंगे, एक दूसरे की नजर के सामने रहना चाहेंगे। तो इस बार जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो भी अंदर वाली सरफेस पर चला जाएगा, जितना भी नेगेटिव चार्ज वो भी अंदर वाली सरफेस पर चला जाएगा, बाहर वाली सरफेस पर बिल्कुल 0-0 होगा। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ऐसा ही होता है। हाँ बच्चों, ये अभी तक तो जितने भी क्वेश्चन थे उसमें प्लेट को बस पैरेलल रखा था, बाहर से कोई बिजली नहीं गिराई थी या बाहर से कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया था। लेकिन चलो अब एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसमें बाहर से हमने कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा रखा है ना? तो इसको ध्यान से देखना। देखो इस बार भी है ना, इस बार भी हमको दे रखा है कि लार्ज एरिया की कंडक्टिंग प्लेट्स हैं जिनको पैरेलल रखा और काफी पास-पास रखा है। सॉरी बच्चों, ठीक है? लार्ज एरिया की कंडक्टिंग प्लेट है, पैरेलल रखा है और काफी पास-पास रखा है। अब देखो हर एक प्लेट का एरिया ए ही है। इस प्लेट को हमने प्लस क्यू चार्ज दिया और इस प्लेट को प्लस 2 क्यू चार्ज दिया है ना? लेकिन देखो इस बार है ना, इस बार हमने इस पूरे सिस्टम पर ई का कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा रखा है। ध्यान रखना कि पैरेलल प्लेट तो है, लेकिन इस बार पूरे सिस्टम पर ई का कोई यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा रखा है। तो हमको देखना है कि अब हर एक सरफेस पर चार्ज कितना कितना आएगा वो देखना है, ठीक है? तो देखो कोई स्मार्ट पर्सन हो तो है ना, कोई स्मार्ट पर्सन हो तो शक्ल देखते ही समझ गया होगा कि इस बार प्लेट पैरेलल रखी हो तो अच्छी बात है, लेकिन इस बार बाहर से कुछ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा रखा है। तो अब अपना वो एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट सरफेस वाला जुगाड़ काम नहीं करेगा, इस बार हमको डिटेल में ही करना पड़ेगा। चलो पहले हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मान लेते हैं ना। तो देखो इस प्लेट का टोटल चार्ज प्लस क्यू है, उसमें से मान लेते हैं कि इधर एक्स जा रहा है, तो क्यू में से इस सरफेस पर एक्स जा रहा है तो इधर कितना बचेगा, क्यू माइनस एक्स। उसके बाद हमको ये भी पता है कि इस सरफेस पर प्लस एक्स चार्ज है तो उसके सामने वाली सरफेस पर निश्चित माइनस एक्स ही इंड्यूस होगा, है ना? मैंने बताया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, है ना? तो मैंने बताया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब चाहे बाहर से तुम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा दो या बिजली भी गिरा दो, फिर भी गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग इधर प्लस एक्स है तो उसके सामने वाली सरफेस पर माइनस एक्स उतना ही इंड्यूस होगा। अब चलो तुम आराम से बताओ कि इस प्लेट पर टोटल चार्ज प्लस 2 क्यू था, उसमें से यहाँ माइनस एक्स है, तो इधर कितना बचेगा बताओ? 2 क्यू माइनस माइनस एक्स, तो कितना आ जाएगा ये? 2 क्यू प्लस एक्स इतना आ जाएगा। बस बताओ, हर एक सरफेस पर, है ना, हर एक सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मान लिया। अब हमको x की वैल्यू निकालनी है। तो तुम खुद सोच के बताओ कि इस बार x की वैल्यू के लिए एक्सट्रीम लेफ्ट सरफेस और एक्सट्रीम राइट सरफेस के चार्ज को बराबर करने से काम चलेगा क्या, नहीं चलेगा? तो मैंने चमका कर बताया था तुमको, है ना? मैंने चमका कर बताया था कि एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट सरफेस के चार्ज को बराबर करते हो जुगाड़ तभी लगता है जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो। लेकिन बताओ इस बार तो हमने, है ना, इस बार तो हमने पूरे सिस्टम पर ई का एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा रखा है, इस बार जुगाड़ काम नहीं करेगा। इस बार हमको कोई बेसिक तरीके से ही करना पड़ेगा। तो तब बेसिक तरीके से भी घबराते नहीं है ना। उसके लिए हम क्या करते हैं कि सिंपली प्लेट के अंदर, मतलब मेटल के अंदर कोई पॉइंट लेते हैं, है ना? और तुम बताओ कि चूंकि पॉइंट मेटल के अंदर है इसलिए रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही होना चाहिए। ठीक, ध्यान रखना कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है, इसे बेसिक से करेंगे तो वही हम क्या करते हैं, सिंपली प्लेट के अंदर, मतलब मेटल के अंदर कोई पॉइंट लेते हैं, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे और चूंकि मेटल के अंदर है इसलिए रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए। या तो किसी भी प्लेट के अंदर ले सकते हैं। चलो आसानी के लिए हम इस प्लेट के अंदर या इस मेटल के अंदर कोई पॉइंट लेते हैं और देखते हैं कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसके किसके कारण होगा वो देखना है। तो चलो स्मार्टली बताओ तुम, है ना, स्मार्टली बताओ कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो चार्जेस की इन 4 लेयर्स के कारण भी होगा और एक एक्सटर्नल लगाए गए इलेक्ट्रिक फील्ड ई के कारण भी होगा। है, तो बस स्टार्ट करते हैं। इस मेटल के अंदर कोई पॉइंट लेते हैं, होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इन 4 लेयर्स के कारण भी होगा और एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड के कारण भी होगा। तो बस तुम आराम से बताओ ना
आराम से बताओ कि जो एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड है उसके कारण पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई आगे की ओर होगा, है ना? वही, एक तो एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड के कारण पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई आगे की ओर होगा। फिर इन लेयर्स के कारण देखते हैं। चलो पहले इस लेयर के कारण, तो चलो आसानी के लिए इस लेयर को भी हम पॉजिटिव लेयर मान लेते हैं। तो बताओ, है ना, इस लेयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड दूर भगाने वाला होगा। और कितना होगा बताओ? वही सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा तो कितना आएगा? q माइनस एक्स अपन a बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इतना होगा। फिर बताओ, इन दोनों लेयर का इलेक्ट्रिक फील्ड लेने की, सॉरी, इन दोनों लेयर का इलेक्ट्रिक फील्ड देखने की जरूरत है ही नहीं। तुम बताओ कि इस लेयर पर जितना पॉजिटिव चार्ज है इस लेयर पर उतना ही नेगेटिव चार्ज है। तो बताओ, इस लेयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जितना दूर भगाने वाला, इस लेयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही पास बुलाने वाला। ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इनको तो देखने की जरूरत है ही नहीं। और अब बची है चौथी और लास्ट लेयर। तो चलो इसको भी पॉजिटिव लेयर मान लेते हैं। तो बताओ, इस चौथी लेयर के कारण भी इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड दूर भगाने वाला होगा। और इस लेयर के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा तो 2q प्लस एक्स अपन a बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना? बस कंफर्म बोल सकते हैं हम कि बताओ मेटल के अंदर जो पॉइंट लिया उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इन सब के कारण होगा ना। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इन सब के कारण इतना इतना होगा। तो बस तुम आराम से बताओ कि चूंकि ये पॉइंट मेटल के अंदर लिया है और हमको पता है कि मेटल के अंदर वाले पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही होना चाहिए। और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने के लिए आगे वाले और पीछे वाले इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में कैंसिल होने चाहिए। तो तुम बताओ ना, तुम बताओ कि आगे वाले इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से हैं? एक तो ये ई है, और एक इस परत के कारण q माइनस एक्स अपन 2a एप्सिलॉन नॉट ये है। ऐसे पीछे वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पीछे वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला है, कितना है? 2q प्लस एक्स अपन 2 एप्सिलॉन नॉट। बस क्लियरली बोल सकते हैं कि चूंकि मेटल के अंदर है और मेटल के अंदर वाले पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही होना चाहिए। तो उसके लिए सिंपली इस पॉइंट पर आगे वाले और पीछे वाले इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में कैंसिल होने चाहिए, तो इनको बराबर कर दो। इसको सॉल्व कर लेना है। आई थिंक इसको सॉल्व करोगे तो x तुम्हारे पास आएगा, है ना, एप्सिलॉन नॉट ए ई माइनस क्यू बाई 2। आई थिंक सॉल्व करेंगे तो x इतना ही आएगा। और x की वैल्यू इन सब में रखोगे तो हर एक सरफेस पर चार्ज भी आ जाएगा। ये तो इसीलिए पहले बोला था कि कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रखा हो तो फिर एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट सरफेस के चार्ज को बराबर करने वाला जुगाड़ लगाएंगे। लेकिन उसी क्वेश्चन में अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा हो तो फिर हम अपने बेसिक तरीके से ही करेंगे। तो ये पैरेलल प्लेट वाले हमने सारे टाइप के क्वेश्चन कर लिए। अब हम कंडक्टिंग स्फीयर वाले क्वेश्चंस करते हैं। हाँ बच्चों, अभी हमने कंडक्टिंग प्लेट पर बेस्ड सारे टाइप के क्वेश्चन कर लिए थे। तो अब हम कंडक्टिंग स्फीयर पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, है ना? और इसमें सबसे पहले हम, है ना, सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई दो चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर बहुत लार्ज डिस्टेंस पे रखे हों और इन दोनों को अगर किसी मेटेलिक वायर से जोड़ दें तो चार्ज किस टाइप से फ्लो होगा वो देखते हैं, है ना? तो चलो इसको समझने के लिए एक बहुत ऑर्डिनरी टाइप का एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखना। ये चलो इस बार मान लेते हैं कि कंडक्टिंग मेटल से बने दो सॉलिड स्फीयर हैं और दोनों बहुत लार्ज डिस्टेंस पे रखे हैं, मतलब बहुत दूर रखे हैं। चलो ये जो पहला स्फीयर है उसको चार्ज प्लस क्यू दे रहे हैं और इसकी रेडियस आर है। और जो दूसरा स्फीयर है उस पर इनिशियली चार्ज प्लस 2q और इसकी रेडियस 3r है और दोनों बहुत लार्ज डिस्टेंस पे रखे हैं, देखना। अब चलो ऐसा करते हैं कि इन दोनों स्फीयर को हम किसी मेटेलिक वायर से जोड़ देते हैं, मतलब किसी कॉपर वायर से जोड़ देते हैं, है ना? तो चार्ज किस टाइप से फ्लो होगा वो एक बार देखते हैं, है ना बच्चों? तो देखो बिल्कुल फीलिंग से बोल सकते हैं कि दो चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर को अगर आपस में जोड़ दें तो बताओ इस वायर के थ्रू चार्ज फ्लो होगा। और हमको पता है कि चार्ज नेचुरली हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो होगा, मतलब ज्यादा खतरे से कम खतरे की ओर फ्लो होगा। तो देखो ये वाली चीज मैंने, है ना, ये वाली चीज मैंने इक्विपोटेंशियल सरफेस वाले पार्ट में बताई थी, है ना? तो देखो, है ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस वाले पार्ट में मैंने तुमको चमका कर बताया था कि किसी भी मेटेलिक वायर में चार्ज नेचुरली हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो होता है, मतलब ज्यादा खतरे से कम खतरे की ओर फ्लो होता है ना? बस अब हम है ना, अब हम कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि
दो चार्ज स्फीयर को अगर आपस में किसी कंडक्टिंग वायर से जोड़ दें तो इस कंडक्टिंग वायर के थ्रू चार्ज फ्लो होगा और नेचुरली हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो होगा। और हम बोल सकते हैं कि चार्ज तब तक फ्लो होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो बस हमको देखना है कि इस पूरे प्रोसेस में टोटल इस वायर के थ्रू कितना चार्ज फ्लो हो जाएगा वो देखना है। तो अच्छे ध्यान रखना कि वैसे तो तुम चार्ज फ्लो की डायरेक्शन कैसी भी मान सकते हो, मतलब चार्ज फ्लो की डायरेक्शन पहले स्फीयर से दूसरे स्फीयर की ओर भी मान सकते हो या फिर दूसरे स्फीयर से पहले स्फीयर की ओर भी मान सकते हो। वो मैथमेटिक्स इतनी स्मार्ट होती है कि एडजस्ट कर लेती है। तो ध्यान रखना कि चार्ज फ्लो की डायरेक्शन वैसे तुम कहीं भी मान सकते हो, मैथमेटिक्स अपने आप एडजस्ट कर लेती है। लेकिन चलो एक बार थोड़ा सा लॉजिकली चेक करते हैं कि चार्ज किधर से किधर फ्लो होगा। तो मैंने अभी बताया था कि जो चार्ज है वो नेचुरली हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो होता है। तो चलो एक बार देखते हैं कि किस स्फीयर की सरफेस पर पोटेंशियल हाई है और किस पर पोटेंशियल लो है, उसको एक बार चेक करते हैं। चलो पहले देखते हैं कि इस स्फीयर की सरफेस पर इनिशियली पोटेंशियल कितना होगा वो देखते हैं। तो तुम खुद बताओ कि दोनों स्फीयर बहुत लार्ज डिस्टेंस पे रखे हैं, मतलब ऑलमोस्ट इन्फिनिटी लार्ज डिस्टेंस पे रखे हैं, इसलिए इस स्फीयर पर पोटेंशियल खुद के कारण ही होगा, इसके कारण नहीं होगा, है ना। तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि इस स्फीयर की सरफेस पर इनिशियल पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू ओपन आर, मतलब के प्लस क्यू ओपन आर। और इस स्फीयर की सरफेस पर इनिशियली पोटेंशियल कितना होगा, ये भी के क्यू ओपन आर। तो के क्यू की जगह 2q अपन आर की जगह 3r। हम साफ साफ बोल सकते हैं कि इस स्फीयर की सरफेस पर इनिशियल पोटेंशियल के क्यू अपन आर और इसके सरफेस पर इनिशियल पोटेंशियल 2/3 के क्यू अपन आर। तो देखो साफ साफ दिख रहा है ना, साफ साफ दिख रहा है कि इस बार इस वाले स्फीयर पर पोटेंशियल ज्यादा है और इस वाले स्फीयर पर पोटेंशियल कम है। तो बताओ इन दोनों को जोड़ेंगे तो चार्ज नेचुरली फ्लो होगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो होगा, मतलब पहले स्फीयर से दूसरे स्फीयर की ओर फ्लो होगा और तब तक फ्लो होगा जब तक कि दोनों का फाइनल पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो बस हमको देखना है कि इस पूरे प्रोसेस में इस वायर के थ्रू कितना चार्ज फ्लो हो जाएगा वो देखना है। तो चलो मान लेते हैं ना, मान लेते हैं कि इस पूरे प्रोसेस के ड्यूरिंग इस वायर के थ्रू x जितना चार्ज फ्लो हो गया, ऐसा मान लेते हैं। ये तो बस तुम आराम से बताओ, है ना, तुम आराम से बताओ कि इस स्फीयर पर शुरू में प्लस क्यू चार्ज था और उसमें से भी एक्स चार्ज निकल गया, तो इस पर कितना बचेगा, क्यू माइनस एक्स। और बताओ ये वाला जो स्फीयर, इस स्फीयर पर शुरू में 2q चार्ज था और उसमें एक्स चार्ज एंटर कर गया, तो इस पर कितना हो जाएगा, 2q प्लस एक्स, है ना। और हम क्लियरली बोल सकते हैं कि चार्ज हाई से लो पोटेंशियल की और तब तक फ्लो होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो तब फाइनली इक्विलिब्रियम के लिए दोनों का पोटेंशियल सेम होना चाहिए। तो बच्चों हम क्लियरली बोल सकते हैं कि चार्ज पहले से दूसरे स्फीयर में फ्लो होगा और तब तक फ्लो होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो बताओ इक्विलिब्रियम के लिए फाइनली दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाना चाहिए। बस फाइनली दोनों पर पोटेंशियल सेम कर देंगे। तो तुम बताओ फाइनली इस स्फीयर की सरफेस पर पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू अपन आर, तो के क्यू की जगह क्यू माइनस एक्स अपन आर। और बताओ फाइनली इस स्फीयर की सरफेस पर पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू की जगह 2q प्लस एक्स अपन आर की जगह इसकी रेडियस 3r। बस चार्ज तब तक फ्लो होगा जब तक कि पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो इक्विलिब्रियम के लिए फाइनली दोनों की सरफेस पर पोटेंशियल सेम हो जाना चाहिए। इसको सॉल्व कर लोगे ना यार, आर से आर कैंसिल, के से के कैंसिल, उधर ट्रांसफर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3q माइनस 3x इक्वल टू 2q प्लस एक्स। इसको सॉल्व कर लोगे ना, इसको सॉल्व कर लोगे तुम्हारे पास x इक्वल टू कितना आ गया, q/4। और तुम बताओ कि x हमने किसको माना था, बहने वाले चार्ज को माना था। बस x इक्वल टू q/4 आ गया, मतलब कंफर्म बोल सकते हैं कि इस पूरे प्रोसेस में टोटल कितना चार्ज फ्लो हो गया होगा, q/4 इतना चार्ज फ्लो हो गया होगा। देखा, अब देखो, अब दोनों स्फीयर पर फाइनली कितना चार्ज हो जाएगा वो भी देख सकते हो ना। तो तुम बताओ कि इस स्फीयर पर फाइनली कितना चार्ज हो जाएगा, q माइनस एक्स। तो q माइनस एक्स की जगह q/4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3q/4। और
फाइनली इस स्फीयर पर कितना चार्ज हो जाएगा, 2q प्लस एक्स। तो बताओ 2q प्लस q बाय 4 करेंगे तो कितना आएगा, 9q बाय 4, है ना। बस हम कंफर्म बोल सकते हैं कि फाइनली इस स्फीयर पर चार्ज 3q बाय 4 और इस स्फीयर पर चार्ज 9q बाय 4। तो बस बहने वाला चार्ज भी निकाल लिया और दोनों स्फीयर पर फाइनली चार्ज भी निकाल लिया, है ना। उसका जो मेन कंसेप्ट बताया तो मैंने लिख भी दिया है कि दो कंडक्टिंग स्फीयर को या किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट को अगर मेटेलिक वायर से जोड़ें तो मेटेलिक वायर के थ्रू चार्ज फ्लो होगा। नेचुरली हाई से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो होगा और तब तक फ्लो होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। जैसे ही पोटेंशियल सेम आ गया तो वो सब इक्विलिब्रियम, है ना। तो बताओ जैसे ही पोटेंशियल सेम हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। इसलिए इनके बीच वाले वायर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा अब और कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा। अब बिल्कुल इक्विलिब्रियम हो जाएगा, मतलब बिल्कुल शांति स्थापित हो जाएगी। हाँ बच्चों, थोड़ा याद करके बताओ यार कि कूलॉम्स लॉ वाला जो पार्ट था उसमें तो हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे उसमें सेम रेडियस मतलब सेम साइज वाले कंडक्टिंग स्फीयर को आपस में जोड़ा था, है ना। और वो तो हमको कॉमन सेंस से पता है कि अगर सेम साइज के कंडक्टिंग स्फीयर को आपस में जोड़े तब तो जितना भी टोटल चार्ज हो दोनों स्फीयर पर आधा आधा बढ़ जाता था। लेकिन ये जो क्वेश्चन है उसमें अलग अलग साइज के कंडक्टिंग स्फीयर को जोड़ा है ना। और हमको अच्छे पता है कि अगर अलग अलग साइज के कंडक्टिंग स्फीयर को जोड़ें तो अब जितना भी टोटल चार्ज है दोनों पर आधा आधा नहीं बटेगा। बताओ अलग अलग साइज के कंडक्टिंग स्फीयर को अगर जोड़ें तब तो वो अपना कंसेप्ट लगाना पड़ेगा कि चार्ज फ्लो होगा नेचुरली हाई से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो होगा और तब तक फ्लो होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए ना। तो बस अब आगे, है ना। अब आगे कंपैरेटिवली ध्यान रखना कि सेम साइज के कंडक्टिंग स्फीयर को जोड़ें तब तो टोटल चार्ज आधा आधा बढ़ जाएगा, लेकिन अलग अलग साइज के कंडक्टिंग स्फीयर को जोड़ें तो फिर हमको डिटेल में करना पड़ेगा कि तब चार्ज हाई से लो पोटेंशियल की और तब तक फ्लो होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। हाँ बच्चों, अब इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट करते हैं, लेकिन पेज चेंज करना पड़ा था इसलिए उसके जो रिजल्ट है वो इस पेज पे मैं अलग से लिख देता हूँ, है ना। तो हमको पता है कि जो पहला स्फीयर था उसको चार्ज प्लस क्यू दिया था और दूसरे स्फीयर को प्लस 2 क्यू दिया था। तो जोड़ने पर चार्ज हाई से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो हुआ था, है ना। और हमको अच्छे पता हमने कैल है ना इधर कैलकुलेट किया था। तो हमको अच्छे पता है कि इस पूरे प्रोसेस में वायर के थ्रू टोटल कितना चार्ज फ्लो हो जाएगा, Q/4 जितना चार्ज फ्लो हो जाएगा। तो बताओ इससे Q/4 जितना चार्ज निकलेगा तो इस पर कितना हो जाए बच जाएगा, 3Q/4 और इसमें Q/4 जितना चार्ज एंटर करेगा तो इस पर कितना हो जाएगा, 9Q/4। ये तो हम देख चुके हैं कि शुरू में इस पे Q और इसके 2Q और फाइनली इस पर चार्ज 3Q/4 और इस पर 9Q/4 वो हम निकाल चुके हैं, ठीक है। अब देखो, अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं यार, है ना। तो देखो सेकंड पार्ट में हमको पूछा है कि इन दोनों कंडक्टिंग स्फीयर को अगर हम किसी मेटेलिक वायर से जोड़ें तो चार्ज फ्लो होगा ना। तो हमको देखना है कि इस पूरे प्रोसेस में, है ना, इस पूरे प्रोसेस में पूरे सिस्टम की एनर्जी में कितना लॉस होगा या दूसरे शब्दों में कितनी हीट प्रोड्यूस होगी वो देखना है। तो देखो मैथमेटिकली तो हम कर ही लेंगे, है ना, मैथमेटिकली तो कर ही लेंगे, लेकिन चलो एक बार थोड़ा सा लॉजिकली सोचते हैं। हाँ बच्चों देखो, इस पूरे प्रोसेस में सिस्टम की एनर्जी में लॉस होगा या नहीं होगा उसको एक बार हम बिल्कुल अनपढ़ों के टाइप से प्रैक्टिकली देखते हैं, है ना। तो देखो तुम खुद बताओ कि शुरू में इस स्फीयर पर पोटेंशियल हाई था और इस स्फीयर पर पोटेंशियल लो था और हमने दो अलग-अलग पोटेंशियल वाली चीजों को जोड़ा है। तो तुमने प्रैक्टिकली देखा होगा कि दो अलग-अलग पोटेंशियल वाली चीजों को अगर टच कराएं तो जहां भी टच कराएंगे वहां स्पार्किंग होगी और स्पार्किंग के थ्रू एक झटके में एनर्जी में लॉस होगा, है ना। जैसे सिंपल सा केस दे रहा हूँ जैसे बैटरी का एक +5 वोल्ट का टर्मिनल आता है और एक -5 वोल्ट का टर्मिनल आता है तो तुमने प्रैक्टिकली देखा होगा कि इन दोनों टर्मिनल को अगर आपस में टच करा दें तो चिंगारियां उत्पन्न होंगी, मतलब स्पार्किंग प्रोड्यूस होगी और स्पार्किंग के थ्रू एक झटके में एनर्जी में लॉस होगा, है ना। बस आगे हम इसको प्रैक्टिकली ध्यान में रखेंगे तो अच्छे ध्यान रखना
शुरू में इसका हाई पोटेंशियल और इसका लो पोटेंशियल। तो बताओ, दो अलग अलग पोटेंशियल वाली चीजों को जोड़ेंगे तो जहां भी तुम टच कराओगे या जहां भी स्विच ऑन करोगे वहां स्पार्किंग प्रोड्यूस होगी, मतलब चिंगारी उत्पन्न होगी, और स्पार्किंग के थ्रू एक झटके में एनर्जी में लॉस होगा। तो ये तो हमने अनपढ़ों के टाइप से प्रैक्टिकली देख लिया, ठीक है। बाकी तुम चाहो तो इसको पढ़े लिखों के टाइप से टेक्निकली भी देख सकते हो, है ना। तो तुम खुद बताओ, इन दोनों स्फीयर को जोड़ेंगे तो चार्ज फ्लो होगा, और बताओ चार्ज नेचुरली हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो होगा। तो तुम बताओ, है ना, कि चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो हो रहा है ना। तो तुम बताओ कि पहले चार्ज हाई पोटेंशियल पर था, तो पहले चार्ज का पोटेंशियल हाई था, तो चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी भी हाई होगी, और बाद में लो पोटेंशियल पर जा रहा है, तो तब बाद में लो पोटेंशियल पर पहुंच रहा है, तो फाइनली उस चार्ज का पोटेंशियल कम होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी भी कम होगी। तो बस ये बोल सकते हैं कि शुरू में वही चार्ज हाई पोटेंशियल पे था तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, और बाद में वही चार्ज लो पोटेंशियल पे पहुंच गया, मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। बस शुरू में ज्यादा और बाद में पोटेंशियल एनर्जी कम, मतलब एनर्जी में लॉस होगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना तो मेरा ना, आगे अच्छे ध्यान रखना कि आगे ज्यादा पढ़े लिखे बनने की जरूरत नहीं, हम तो प्रैक्टिकली, है ना, हम तो अनपढ़ों के टाइप से प्रैक्टिकली ध्यान में रखेंगे कि दो अलग अलग पोटेंशियल वाली चीजों को जोड़ा है, तो जहां भी तुम टच कराओगे, स्विच ऑन करोगे, वहां स्पार्किंग प्रोड्यूस होगी, और स्पार्किंग के थ्रू एक झटके में एनर्जी में लॉस होगा, है ना। तो हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि इन दोनों को टच कराएंगे तो स्पार्किंग के थ्रू एक झटके में एनर्जी में लॉस होगा, ठीक है। लेकिन चलो, अब हमको देखना है कि इस पूरे प्रोसेस में, है ना, चार्ज फ्लो होने की इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे सिस्टम की एनर्जी में लॉस अब कितना होगा वो देखना है। तो बस बताओ, पूरे सिस्टम की एनर्जी में लॉस निकालने का बिल्कुल सिंपल तरीका है। हम क्या करेंगे, पूरे सिस्टम की इनिशियल टोटल एनर्जी देखेंगे, फाइनली एनर्जी देखेंगे, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एनर्जी में लॉस। हाँ बच्चों, ठीक है। तो हमको देखना है कि पूरे प्रोसेस में सिस्टम की एनर्जी में कितना लॉस होगा वो देखना है। बस उसके लिए वही तरीका कि पूरे सिस्टम की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे, पूरे सिस्टम की फाइनल पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे, और सबट्रैक्ट करके एनर्जी में लॉस निकाल लेंगे। तो चलो, है ना, चलो पहले इस पूरे सिस्टम की इनिशियल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी होगी वो देखना है। चलो, है, तो देखते हैं कि इस बार कौन कौन सी एनर्जी होंगी वो देखना है ना। तुम खुद बताओ इस बार कौन कौन सी एनर्जी होंगी। एक तो इस कंडक्टिंग स्फीयर की सेल्फ एनर्जी, दूसरा इस दूसरे कंडक्टिंग स्फीयर की सेल्फ एनर्जी, और तीसरा दोनों की आपस में एनर्जी, मतलब दोनों की इंटरेक्शन एनर्जी, ठीक है। देखो, ये वाली चीज है ना, ध्यान रखना, ये वाली चीज मैंने सेल्फ एनर्जी में तुमको बिल्कुल चमका कर बताई थी, है ना। तो सेल्फ एनर्जी वाले पार्ट में तुमको चमका कर बताया था कि बाकी कहीं तो सेल्फ एनर्जी का यूज नहीं होता है, लेकिन अगर कोई कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट हो, तो कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट में तो चार्ज एंटर भी कर सकता है और चार्ज निकल भी सकता है, मतलब कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट का चार्ज चेंज कर सकता है, और कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट का चार्ज चेंज होगा तो उसकी सेल्फ एनर्जी भी चेंज होगी। तो इसीलिए, है ना, इसीलिए सेल्फ एनर्जी वाले पार्ट मैंने चमका कर बताया था कि पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बाकी कहीं तो सेल्फ एनर्जी का यूज नहीं होता है, लेकिन अगर कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट हो या कंडक्टिंग स्फीयर हो तो इसमें सेल्फ एनर्जी का यूज होगा, क्योंकि इसकी सेल्फ एनर्जी चेंज होती है ना। तो ध्यान रखना कि अभी तक तो सेल्फ एनर्जी का कहीं भी यूज नहीं किया था, लेकिन अब कंडक्टिंग स्फीयर है तो अब सेल्फ एनर्जी का यूज करेंगे। तो बस आराम से बताओ, है ना, आराम से बताओ कि इस सिस्टम में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कौन कौन सी होगी, बताओ। एक तो इस पहले कंडक्टिंग स्फीयर की सेल्फ एनर्जी, उसके बाद इस दूसरे कंडक्टिंग स्फीयर की सेल्फ एनर्जी, और तीसरा इन दोनों स्फीयर की आपस में एनर्जी, डेट इज के Q1 Q2 अपन आर, है ना। तो चलो, पहले, है ना, पहले इस पूरे सिस्टम की इनिशियल एनर्जी देखते हैं। तो बताओ इनिशियली भी कौन कौन सी एनर्जी होगी, इस पहले स्फीयर की सेल्फ एनर्जी, दूसरे की सेल्फ एनर्जी, और एक आपस में एनर्जी। चलो पहले, है ना, पहले मीन्स फर्स्ट कंडक्टिंग स्फीयर की सेल्फ एनर्जी देखते हैं। तो देखो, ये चीज है ना, ये चीज मैंने कंडक्टर के स्टार्टिंग में चमका कर बताई थी कि कंडक्टिंग स्फीयर में तुम जितना भी चार्ज देते थे, है ना, कंडक्टिंग स्फीयर में तुम जितना भी चार्ज देते हो वो सारा चार्ज भाग करके सरफेस पर आ जाता है,
इससे जो कंडक्टिंग स्फीयर है वो सॉलिड होते हुए भी होलो स्फीयर के टाइप से काम करता है। इससे कंडक्टिंग स्फीयर की सेल्फ एनर्जी में होलो स्फीयर वाला फॉर्मूला लगेगा, मतलब kq² लगेगा। है तो बस आराम से बताओ कि इनिशियली एक तो इस कंडक्टिंग स्फीयर की सेल्फ एनर्जी kq²/2r, तो k q²/2r ये होगी। दूसरा, इस कंडक्टिंग स्फीयर की भी सेल्फ एनर्जी kq²/2r, तो k q की जगह 2q का स्क्वायर अपन 2 और r की जगह 3r। और तीसरी इन दोनों की आपस में एनर्जी है, तो पहले की सेल्फ एनर्जी, दूसरे की सेल्फ एनर्जी और एक इन दोनों की आपस में एनर्जी। तो हमको है ना, हमको अच्छे पता है कि लकीली ये दोनों स्फेरिकल हैं। लकीली ये दोनों स्फेरिकल है। मैंने तुमको चमका कर बताया था कि अगर दो स्फेयर हो तब तो इनकी आपस में एनर्जी कितनी होगी, सिंपली k q1 q2/r। तो k q1 की जगह प्लस q, q2 की जगह प्लस 2q/r। लेकिन तुम बताओ, तुम बताओ कि हमको क्वेश्चन में ही दे रखा है कि शुरू में दोनों लार्ज डिस्टेंस पे रखे, मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखे हैं। तो बता, दोनों लार्ज डिस्टेंस पे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होंगे तो इनकी आपस में एनर्जी k q1 q2/r इनकी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस फॉर टेंस टू इनफाइनाइट है, इसलिए आपस में एनर्जी बिल्कुल 0 होगी, है ना। चलो ऐसे ही फाइनल एनर्जी निकालते हैं। तो फाइनली भी कौन कौन सी एनर्जी होगी, इस कंडक्टिंग स्फीयर की सेल्फ एनर्जी, इसकी सेल्फ एनर्जी और एक आपस में एनर्जी। चलो फाइनली इस कंडक्टिंग स्फीयर की सेल्फ एनर्जी कितनी होगी, kq²/2r। तो k q इस पर फाइनल चार्ज कितना हो गया है, 3q/4 का स्क्वायर/2r। फिर इस कंडक्टिंग स्फीयर की भी सेल्फ एनर्जी kq²/2r, तो k q इसका फाइनल चार्ज कितना हो गया है, 9q/4 का स्क्वायर अपन 2 और r की जगह 3r। और तीसरी दोनों की आपस में एनर्जी k q1 q2/r, तो k q1 की जगह 3q/4, q2 की जगह 9q/4 अपन r इनकी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, लेकिन वही चीज कि दोनों बहुत ही दूर रखें, इनफाइनिटी दूर रखें। तो दोनों की भी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस r टेंस टू इनफाइनाइट, तो आपस में एनर्जी टेंस टू 0, है ना। तो बस इनको सॉल्व कर लेना है। इसको सॉल्व कर सकते हो, तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, ये डायरेक्ट बता रहा हूँ कि इन सबको सॉल्व करोगे तो पूरे सिस्टम की इनिशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जी तो 7/6 kq²/r होगी। इतनी जोड़ बाकी तो आती होगी ना, तो ये बोल रहा हूँ इन सबको सॉल्व करोगे तो पूरे सिस्टम की इनिशियल पोटेंशियल जी 7/6 kq²/r आएगी। और इनको सॉल्व करोगे तो पूरे सिस्टम की फाइनल एनर्जी तुम्हारे पास आएगी 9/8 kq²/r। बस तो अपने हिंदी में बोलते हैं ना, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। तुम खुद बताओ कि 7/6 ज्यादा होता है 9/8, 7/6 से ज्यादा होता है ना। बस साफ साफ दिख रहा है ना, अब तो बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। बताओ पूरे सिस्टम की इनिशियल एनर्जी ज्यादा थी और फाइनल एनर्जी कम हो गई, मतलब मैथमेटिक्स ने बता दिया कि एनर्जी में लॉस होगा। तो अभी तक तो हमने अनपढ़ों के टाइप से देखा था कि अलग अलग वोल्टेज वाली चीजों को टच कराए तो स्पार्किंग होगी और एनर्जी में लॉस होगा, लेकिन अब तो मैथमेटिक्स ने ही बता दिया है ना। तो मैथमेटिक्स से ही पता चल रहा है कि शुरू में पूरे सिस्टम की एनर्जी ज्यादा होगी और बाद में पूरे सिस्टम की एनर्जी कम हो गई, मतलब कंफर्म है कि इस पूरे प्रोसेस में सिस्टम की एनर्जी में लॉस हुआ है। और कितना होगा, यू टोटल इनिशियल माइनस यू टोटल फाइनल। तो यू टोटल इनिशियल तो 7/6 kq²/r माइनस यू टोटल फाइनल 9/8 kq²/r। इसको सॉल्व कर लेना। तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तुम्हारे पास आएगा kq²/24r। बस हम कंफर्म बोल सकते हैं कि इन दोनों को वायर से जोड़ा है तो चार्ज फ्लो होगा ना। और बताओ चार्ज फ्लो होने के ड्यूरिंग या इस पूरे प्रोसेस में इस सिस्टम की एनर्जी में लॉस कितना होगा, kq²/24r इतना लॉस होगा, ठीक है। और हमको पता है कि लॉस किसके थ्रू होगा, स्पार्किंग के थ्रू होगा। और हमको पता है कि नॉर्मली पूरे सिस्टम की एनर्जी में जितना भी लॉस होता है वो स्पार्किंग के थ्रू होगा, मतलब हीट में कन्वर्ट होगा। मतलब दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि इस पूरे प्रोसेस में टोटल हीट कितनी प्रोड्यूस होगी, kq²/24r इतनी हीट प्रोड्यूस होगी। हाँ बच्चों, अभी तो हमने एनर्जी में लॉस या हीट प्रोड्यूस को बिल्कुल डिटेल में निकाला, लेकिन जब हम कैपेसिटर का चैप्टर पढ़ेंगे उस कैपेसिटर के चैप्टर में ये एनर्जी लॉस या हीट प्रोड्यूस का डायरेक्ट फॉर्मूला बना देते हैं उधर, ठीक है। ये लेकिन अभी कैपेसिटर का चैप्टर पढ़ा नहीं है तो कम से कम इस फॉर्मूले को हम याद रख सकते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है।
है ना? तो देखो इस बार ही मान लेते हैं कि, है ना, सेम वही केस दे रहा हूँ। इस बार भी मान लेते हैं कि 2 कंडक्टिंग स्फीयर हैं जो बहुत लार्ज डिस्टेंस पे रखे हैं, है ना? पहले स्फीयर का इनिशियल चार्ज Q1 और रेडियस R1, दूसरे स्फीयर का इनिशियल चार्ज Q2 और रेडियस R2 है। तो बताओ इस स्फीयर पर इनिशियल पोटेंशियल कितना होगा? K Q1 upon R1, और इस स्फीयर पर इनिशियल पोटेंशियल K Q2 upon R2। इस स्फीयर का जो इनिशियल पोटेंशियल है उसको V1, इस स्फीयर का इनिशियल पोटेंशियल है इसको V2, है ना? तो बस बहुत लार्ज डिस्टेंस पर रखे, है ना? बहुत लार्ज डिस्टेंस पर रखे 2 कंडक्टिंग स्फीयर को आपस में जोड़ रहे हैं। तुमको पता है कि दोनों कंडक्टिंग स्फीयर को जोड़ेंगे तो स्पार्किंग के थ्रू एनर्जी में लॉस होगा, और, है ना, इस पूरे प्रोसेस में एनर्जी में कितना लॉस होगा उसका एक फॉर्मूला भी होता है जो कैपेसिटर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमको डायरेक्ट याद रखना है ना? तो तुम अच्छे ध्यान रखना, है ना? तुम अच्छे ध्यान रखना कि लार्ज डिस्टेंस पर रखे 2 कंडक्टिंग स्फीयर को आपस में जोड़ दें, तो जोड़ने के ड्यूरिंग इस पूरे प्रोसेस में पूरे सिस्टम की एनर्जी में लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? C1 C2 upon 2 C1 plus C2 V1 minus V2 का होल स्क्वायर। है ना? ये मत पूछना है कहाँ से आ गया, कैपेसिटर में हम पढ़ेंगे, राइट थिंग एट राइट टाइम। बाकी अभी फास्ट कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूले की फॉर्म में याद रखना। फिर अच्छे ध्यान रखना कि बहुत लार्ज डिस्टेंस पर, है ना, बहुत लार्ज डिस्टेंस वाले कंडक्टिंग स्फीयर को जोड़ें तो स्पार्किंग के थ्रू इस पूरे सिस्टम की एनर्जी में लॉस का फॉर्मूला ये होता है C1 C2 upon 2 C1 plus C2 V1 minus V2 का होल स्क्वायर। इसमें V1 पहली स्फीयर का इनिशियल पोटेंशियल K Q1 upon R1, और V2 दूसरे स्फीयर का इनिशियल पोटेंशियल K Q2 upon R2। अब इसमें सबसे मेन चीज है C1 C2, तो ध्यान रखना कि इसमें जो C है ना, C क्या होता है? किसी कंडक्टिंग स्फीयर का कैपेसिटेंस, है ना? और एक कैपेसिटर के चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि आर रेडियस का कोई कंडक्टिंग स्फीयर हो तो उसका कैपेसिटेंस होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये कैपेसिटर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी ध्यान रखना है, ठीक है? तो तुम बताओ कि C1 क्या होगा? पहले स्फीयर का कैपेसिटेंस ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 होगा, और C2 दूसरे स्फीयर का कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 होगा, ठीक है? तो ध्यान रखना कि, है ना, अच्छे ध्यान रखना कि अब अगर लार्ज डिस्टेंस वाले 2 कंडक्टिंग स्फीयर को जोड़ दें और इस पूरे प्रोसेस में एनर्जी में लॉस पूछे, तो अब गधोटाई से इतना डिटेल में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, उसमें हम डायरेक्ट अपना कैपेसिटर वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है? तो चलो इस क्वेश्चन को भी हम, है ना, इसमें भी एनर्जी में लॉस ये कैपेसिटर वाले फॉर्मूले से लगाते हैं, ठीक है? तुम खुद बताओ कि यहाँ भी लार्ज डिस्टेंस वाले 2 कंडक्टिंग स्फीयर को आपस में जोड़ा था, तुमको बताया कि जोड़ेंगे तो स्पार्किंग होगी, एक झटके में एनर्जी में लॉस होगा ना। और मैंने अभी बताया था कि 2 कंडक्टिंग स्फीयर को आपस में जोड़ें तो इस पूरे प्रोसेस की ड्यूरिंग पूरे सिस्टम की एनर्जी में लॉस कितना होता है? C1 C2 upon 2 C1 plus C2 V1 minus V2 का होल स्क्वायर। तो तुम बताओ C1 इस पहले स्फीयर का कैपेसिटेंस, तो मैंने अभी बताया था कि स्फीयर का कैपेसिटेंस कितना होगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R ही होगा। C2 दूसरे स्फीयर का कैपेसिटेंस ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R की जगह 3R आएगा। अपन नीचे C1 प्लस C2, तो C1 तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस C2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3R। ये तो C1 C2 ओपन लिखना भूल गया, सॉरी। C1 C2 ओपन 2 C1 प्लस C2 फिर V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो तब V1 इस पहले स्फीयर का इनिशियल पोटेंशियल, तो पहले स्फीयर का इनिशियल चार्ज Q था, तो इनिशियल पोटेंशियल कितना होगा? K प्लस Q ओपन R माइनस V2 दूसरे स्फीयर का इनिशियल पोटेंशियल, तो दूसरे स्फीयर का इनिशियल चार्ज प्लस 2Q था, तो उस पर इनिशियल पोटेंशियल कितना होगा? K प्लस 2Q ओपन R की जगह 3R। बस, है ना, इस पूरे सिस्टम, सॉरी पूरे प्रोसेस में सिस्टम की एनर्जी में लॉस C1 C2 upon 2 C1 plus C2 V1 minus V2 का होल स्क्वायर। बताओ इसमें K को खोल करके हम क्या लिख देंगे? 1 upon 4 pi epsilon naught। तो ये काफी सारा कैंसिल हो जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो वही आंसर आएगा यार, है ना? इसको अगर ढंग से सिंप्लीफाई करोगे तो इस बार भी इस पूरे सिस्टम की एनर्जी में लॉस अपने पास आएगा वही KQ स्क्वायर अपॉन 24R यही आएगा, ठीक है? बस अब थोड़ा स्मार्टनेस रखना है ना? तो स्मार्टनेस रखना है, कभी भी लार्ज डिस्टेंस पर 2 कंडक्टिंग स्फीयर को आपस में जोड़ें और अगर एनर्जी में लॉस पूछे तो पूरा रामायण लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट इस कैपेसिटेंस के जादुई फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। अब देखो एक और थोड़ा ध्यान रखना
ये तुम अच्छे ध्यान रखना कि ये अच्छे ध्यान रखना कि ये कैपेसिटर सॉरी ये अच्छे ध्यान रखना कि कैपेसिटर का जादुई फॉर्मूला तभी काम करता है जब दोनों स्फीयर शुरू में बहुत लार्ज डिस्टेंस पर हो, मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हो, तभी ये कैपेसिटर का जादुई फॉर्मूला काम करता है। बाकी ध्यान रखना कि स्फीयर लार्ज डिस्टेंस पे नहीं हो, पास पास हो या कॉन्सेंट्रिक हो, मतलब एक के अंदर एक रखे हो, तो फिर इनकी सेल्फ एनर्जी के साथ साथ आपस में एनर्जी इंटरेक्शन एनर्जी भी आ जाएगी। तो अब एक कैपेसिटर वाला जादुई फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तब तो हमको अपने बेसिक से ही करना पड़ेगा, वही इनिशियल एनर्जी निकालो, फाइनल एनर्जी निकालो और घटा करके लॉस निकालो। लेकिन लार्ज डिस्टेंस पर हो तो बिंदास से कैपेसिटर का जादुई फॉर्मूला लगा सकते हैं। हाँ बच्चों, इसमें एक और छोटा सा कंसेप्ट देखना है। ये तो अच्छे ध्यान रखना कि अभी तक तो हमने है ना, अभी तक तो हमने जितने भी केस लिए थे उसमें इन दोनों स्फीयर को हमने किसी कॉपर वायर से जोड़ा था, जो हाईली कंडक्टिंग होता है, मतलब इसका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो होता है। तो ये ध्यान रखना कि अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए थे उसमें स्फीयर्स को हमने कॉपर वायर से जोड़ा था, मतलब हाईली कंडक्टिंग वायर से जोड़ा था, जिसका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो था। और तुम बताओ कि कॉपर वायर का रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो होगा तो उसमें टांग अड़ाने की कोई टेंडेंसी नहीं होगी। इससे ध्यान है ना, इससे ध्यान रखना कि कभी भी दोनों स्फीयर को है ना, कभी दोनों स्फीयर को जीरो रेजिस्टेंस के कॉपर वायर से जोड़े तो उसमें टांग अड़ाने की टेंडेंसी नहीं होगी। तो उस केस में जो चार्ज फ्लो होगा वो भी एक झटके में फ्लो होगा, जो स्टोर होगा वो भी एक झटके में होगा, और जो एनर्जी में लॉस होगा वो भी एक झटके में होगा, मतलब स्पार्किंग के थ्रू होगा। ये ध्यान रखना कि मुझे इस क्वेश्चन को बताने में तो टाइम लग गया, लेकिन प्रैक्टिकली ये प्रोसेस इतना धीरे धीरे नहीं, एक झटके में होता है। तो ये ध्यान रखना है ना कि जितने भी क्वेश्चन लिए उसमें स्फीयर को हम कॉपर वायर से जीरो रेजिस्टेंस के वायर से जोड़े तो उसमें टांग अड़ाने की टेंडेंसी नहीं होती, इससे चार्ज एक झटके में फ्लो होगा, स्टोर भी एक झटके में होगा और एनर्जी में लॉस भी एक झटके में होगा, मतलब स्पार्किंग के तरीके से होगा। देखना लेकिन ध्यान रखना, लेकिन कई बार क्या होता है कि इन दोनों कंडक्टिंग स्फीयर को हम किसी कॉपर वायर की जगह नाइक्रोम जैसे किसी रेजिस्टर वायर से जोड़ते हैं, है ना। कई बार सेम वही क्वेश्चन आता है, सेम वही क्वेश्चन आता है, लेकिन इस बार मान लेते हैं कि इन दोनों स्फीयर को कॉपर वायर की जगह इन दोनों को नाइक्रोम जैसे किसी रेजिस्टर वायर से जोड़ रहे हैं। देखना ठीक, तो हम है ना, हम फीलिंग से सोच सकते हैं कि इस बार जो वायर है वो रेजिस्टर वायर है, तो बता इसमें रेजिस्टेंस होगा, मतलब उसमें टांग अड़ाने की टेंडेंसी होगी, है ना। फीलिंग से बोल सकते हैं इस बार दोनों को, है ना, इस बार दोनों को कॉपर वायर से नहीं नाइक्रोम जैसे रेजिस्टर वायर से जोड़ा है। तो बताओ इस बार वायर के अंदर रेजिस्टेंस है, मतलब उसमें टांग अड़ाने की टेंडेंसी होगी। तो बताओ इस बार जो चार्ज है वो एक झटके में नहीं फ्लो होगा, धीरे धीरे फ्लो होगा। है ना? तुम अच्छे ध्यान रखना, तुम अच्छे ध्यान रखना कि दोनों स्फीयर को अगर है ना, दोनों स्फीयर को अगर कॉपर वायर की जगह नाइक्रोम जैसे किसी रेजिस्टर वायर से जोड़ दें तब भी घबराना मत, तब भी आंसर बिंदास वही आएगा। मतलब अगर किसी रेजिस्टर वायर से जुड़े तब भी लंबे टाइम के बाद उतना ही चार्ज फ्लो होगा, इन स्फीयर पर फाइनल चार्ज भी बिंदास उतना ही होगा और एनर्जी में लॉस भी बिंदास उतना ही होगा। बस एक ही डिफरेंस है कि रेजिस्टर में टांग अड़ाने की टेंडेंसी होती है, तो उसके कारण प्रोसेस स्लो हो जाएगा, है ना। मतलब अब जो चार्ज फ्लो होगा एक झटके में नहीं फ्लो होगा, धीरे धीरे फ्लो होगा। उसके बाद जो एनर्जी में लॉस होगा वो भी एक झटके में, तो स्पार्किंग के थ्रू नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। रेजिस्टेंस हीटिंग की फॉर्म में लॉस होगा, मतलब ये रेजिस्टेंस गर्म हो जाएगा, उस फॉर्म में लॉस होगा। तो बस आगे अच्छे ध्यान रखना, ये जितने भी क्वेश्चन है उसमें कंडक्टिंग वायर की जगह रेजिस्टर वायर लगा दे तब भी घबराना मत, आंसर बिंदास वही होगा। मतलब रेजिस्टर वायर लगा दे तब भी लंबे टाइम के बाद उतना ही चार्ज फ्लो होगा, उतना ही स्टोर होगा, एनर्जी में लॉस भी उतना ही होगा। बस एक ही चीज कि रेजिस्टर में जो टांग अड़ाने की टेंडेंसी होती है उसके कारण प्रोसेस स्लो हो जाएगा। दैट्स ऑल।